दोस्तों, मैं हूं नंदनी गुरु। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि नेपाल में इस समय तनाव और हिंसा के जो हालात हैं उनके पीछे की असली वजह क्या है। दोस्तों, नेपाल इस वक्त हिंसा की आग में झुलस रहा है। हिंदू राष्ट्र और राजशाही को दोबारा स्थापित करने की मांग को लेकर देश में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस वक्त नेपाल के वही हालात हो गए हैं जो कुछ महीने पहले बांग्लादेश के थे। एक दिन पहले ही काठमांडू में राजशाही समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक पत्रकार समेत 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। हिंसक प्रदर्शन को काबू में करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा और खबरें आ रही है कि कभी भी नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की गिरफ्तारी हो सकती है। दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि इस हिंसा के पीछे की वजह क्या है। नेपाल के ये हालात राजशाही की बहाली के चल रहे आंदोलन के उग्र होने से पैदा हुए हैं। यहाँ राजशाही को वापस लाने के लिए वर्षों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन जब पिछले महीने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने लोकतंत्र दिवस संदेश में अपने समर्थकों से रैली करने का आग्रह किया, तब से इसने जोर पकड़ लिया। राजा ज्ञानेंद्र 9 मार्च को एक बड़ी रैली में भी शामिल हुए, जिसमें राजशाही के साथ हिंदू राष्ट्र की मांग भी जोरदार तरीके से हुई। इसी रैली में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी जमकर लहराए गए। दोस्तों, नेपाल के इन हालातों के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो है चीन। चीन पिछले करीब 2 दशक से नेपाल के आगे पैसों का चारा फेंक रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की मंशा है कि चीन और भारत के बीच जो स्वाभाविक संबंध है उसे तोड़ दिया जाए और भारत को कमजोर करने के लिए नेपाल को मोहरा बनाया जाए। चीन में राजशाही खत्म होने और हिंदू राष्ट्र का दर्जा हटाने के पीछे भी चीन का ही हाथ बताया जाता है। चीन चाहता है कि नेपाल वामपंथ के शिकंजे में रहे। इसके लिए वो नेपाल की वामपंथी पार्टियों को वैध और अवैध तरीके से काफ़ी फंडिंग करता है। चीन की चाल है कि नेपाल की ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिनका झुकाव भारत की तरफ है, उनका किसी भी तरह जनाधार खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पर्यटन वीज़ा पर नेपाल आई चीनी महिला और पुरुष नेपाली बच्चों को लालच देकर चीनी भाषा मंदारिन सिखा रहे हैं, जबकि नेपाल में ऐसा करना अवैध है। यही नहीं, मंदारिन पढ़ रहे नेपाली बच्चों का लाइव टेलीकास्ट चीन में किया जाता है। इसे लेकर जब नेपाल में विरोध बढ़ा तो 5 चीनी नागरिक और 3 नेपाली नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया। दोस्तों, चीन में देवनागरी लिपि और नेपाली और हिंदी भाषा का ही प्रचलन है, लेकिन जैसे ही यहाँ के लोगों को महसूस हुआ कि चीन की मंशा नेपालियों की लिपि और भाषा को नष्ट करने की है, उनके कान खड़े हो गए और उन्हें हिंदू राष्ट्रीय राजशाही और भारत की याद आने लगी। दोस्तों, चीन ने राजनीतिक रूप से नेपाल को अपने चंगुल में रखने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से भी नेपाल को जोड़ लिया है। नेपाल और चीन ने कुछ महीने पहले ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सहयोग के फ्रेमवर्क का हस्ताक्षर किए हैं। इस मसौदे में नेपाल की चिंताओं के बावजूद अनुदान और ऋण दोनों को शामिल किया गया है। ऐसे में डर है कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियां चीन को खुश करने के लिए कर्ज लेकर देश का बेड़ा गर्क कर सकती है। इससे नेपाल चीन के कर्ज जाल में फंस जाएगा। अगर ऐसा होता है तो नेपाल की नीतियों में चीनी दखल बढ़ेगा और नेपाल के हालात जल्द ही श्रीलंका और बांग्लादेश वाले हो जाएंगे। दोस्तों, चीन और कुछ पाश्चात्य देश के दखल के बाद नेपाल में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता तो आ गए, लेकिन आज नेपाल में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जनता खुद का ठगा महसूस कर रही है। जो सपने नेपाली जनता को दिखाए गए थे वो सब चकनाचूर हो चुके हैं। अब वो चीन वामपंथ और धर्मनिरपेक्षता के जाल से बाहर आने के लिए बेताब है। इसलिए राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वापसी का जो आंदोलन हो रहा है उसमें उग्रता देखी जा रही है। दोस्तों, नेपाल के उग्र आंदोलन को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।